Good morning, 9th class students. Today we are continuing this first chapter, the story of village पालमपुर. हमने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तक पढ़ लिया था. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मिंग इन पालमपुर. लैंड इज़ फिक्स्ड. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग है वो बहुत मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है पालमपुर में वो किसके थ्रू होती है, फार्मिंग के थ्रू. 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड्स. कि जितने भी लोग हैं, जो भी पर्सन काम करते हैं, वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, फार्मिंग के ऊपर. दे कुड बी फार्मर्स ऑन फार्म लेबरर्स. वो ज़्यादातर क्या हैं, फार्मर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं. ठीक है. द वेल बींग ऑफ दीज पर्सन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. और इनका जो वेल बींग है, मतलब कि वो कैसे जिएंगे, सब जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो कैसे जिएंगे, वो सब किस पर डिपेंड करता है, उनकी फार्म की प्रोडक्शन के ऊपर. उनकी जितनी खेती होगी, जितनी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा उनका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, उतना अच्छा वो जी पाएंगे. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. Since 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया. 1960 से कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ, कोई भी बढ़ी नहीं लैंड एरिया. ठीक है. कल्टिवेशन बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड. वो कहता है पर उसके बाद से जो वेस्ट लैंड है वो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट होने लगी. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. और फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई भी स्कोप नहीं मिला बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. Is there a way one can grow more from the same land? कोई और तरीका है जिससे कि एक पर्सन जो है वो क्या सेम लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए. हमने पहला पढ़ा कि लैंड पहले फार्मिंग इन पालमपुर में सबसे पहला कि लैंड जो था वो फिक्स थी और ज़्यादा लैंड नहीं थी, इस वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट क्या हो गया कि कोई ऐसी तरीका भी है क्या कि लैंड से फिक्स रहे और हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ. इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज of the western part of the state of Uttar Pradesh. All the land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, farmers grow jowar, bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by the cultivation of potato during. वो कहता है कि भाई पहले जो आपका पालमपुर विलेज है उसके अंदर क्या है कि कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया. लेफ्ट आइडल का मतलब कि कोई भी लैंड जो है वो खाली नहीं छोड़ी थी. ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स जो हैं वो क्या करते थे, ज्वार और बाजरा ग्रो करते थे, और जो कैटल फीड की तरह के लिए यूज़ होता था. मतलब कैटल फीड मतलब गाय को चारा देने के लिए या जो भी, ठीक है, वो चारा देने के लिए यूज़ होता था. और अक्टूबर दिसंबर में वो पोटैटो ग्रो करते थे. इन विंटर सीजन, रबी सीजन में वहाँ पे वीट जो है वो गेहूँ उगाई जाती थी. ठीक है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इन अ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. और जो भी वीट प्रोड्यूस होती थी फार्मर्स उसको अपने पास रखते थे फैमिली की प्रोडक्शन के लिए, फैमिली की कंजम्पशन के लिए. फैमिली कंजम्पशन मतलब कि जो उनकी फैमिली है वो उसमें से वो वीट खा सके, और जो बाकी बचा हुआ था वो रायगंज में बेच देते थे. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. और कुछ लैंड एरिया का पार्ट जो है वो शुगर केन, गन्ने को भी डिवोट कर दिया जाता था, मतलब गन्ना उगाया जाता था उस पर. विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. मतलब एक साल में एक बार जो है वो गन्ना उगाते थे उस पर. शुगर केन जो है एक रो फॉर्म में था, और फिर जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. मतलब जो गन्ना उगता था उससे फिर जो है आपकी जैगरी मतलब गुड़ निकाला जाता था और फिर शाहपुर में बेच दिया जाता था. द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. वो कहता है कि अगर हम 3 तरह की क्रॉप्स उगा रहे थे फार्मर्स, तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी थी. सिंचाई करने के लिए पानी वगैरह ज़्यादा अच्छे से मिलता था. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी भी सही आती थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द एक सिस्टम ऑफ इरीगेशन. ठीक है. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स. मतलब उस टाइम पे वो कहता है कि अगर आपकी लैंड फिक्स्ड है तो भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बट आपका इरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड
irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. कुछ फिर उसके बाद धीरे धीरे जो उसने बोला कि पहले टाइम पे पर्शियन व्हील्स जो हैं वो यूज़ करे जाते थे पानी निकालने के लिए, फिर धीरे धीरे ट्यूब वेल्स लगाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. फिर फार्मर्स धीरे धीरे अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे. एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वर इरीगेटेड. मतलब फिर इंटायर जो 200 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी वो सिंचाई के लिए, मतलब उसके पास पानी था. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multi cropping. ये इसको अंडरलाइन करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि जो हम एक लैंड के ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाते हैं उसे हम मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना वो क्या है, आपकी मल्टी क्रॉपिंग होता है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. पालमपुर में हमने 2 से 3 जो हैं क्रॉप्स उगाई हैं एक साल के अंदर. ठीक है, आगे देखो. उसके बाद है यू हैव सीन दैट वन ऑफ द वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग से आप चीज़ें उगा सकते हो. द अदर वे कि भाई और क्या हो सकता है, एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाओ फॉर हायर यील्ड मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. ठीक है, तो यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. कि एक सिंगल सीजन में हम ज़्यादा यील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ. टिल द मिड 60s द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वंस. पहले जो हम सीड्स यूज़ करते थे वो ट्रेडिशनल होते थे. ट्रेडिशनल का मतलब पुराने होते थे. ठीक है, विद रिलेटिवली लो यील्ड मतलब उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे. तो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल सीड्स थी उनको पानी की भी कम ज़रूरत रहती थी. ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो काउ डंग यूज़ करते थे. काउ डंग मतलब गाय का गोबर, और अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे. ठीक है, नेचुरल मैन्योर्स को यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स के लिए. ठीक है, ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. और फार्मर्स के पास ये सब मिल ही जाता था, उनको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस थ्रू यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज़. वो कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया कंट्री के अंदर इन 1960s जिसने इंट्रोड्यूस करा इंडियन फार्मर्स को टू कल्टिवेशन ऑफ वीट की. उससे क्या हुआ कि वीट की कल्टिवेशन बढ़ाने लगे लोग, वीट और राइस की. किसके थ्रू, HYV सीड्स के थ्रू. HYV सीड्स की फुल फॉर्म तुम्हें अच्छे से लर्न करनी है. हाई यील्डिंग वैराइटीज़ of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. वो कहता है कि जो आपके ट्रेडिशनल सीड्स हैं विच कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, विच पुराने सीड्स से हम कंपेयर करें तो HYV सीड्स जो हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एक सिंगल प्लांट के ऊपर. ठीक है, एज अ रिजल्ट स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो है वो अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है. HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. आपका जो HYV सीड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी और केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है. Pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds. मतलब कहते हैं कि ज़्यादा yield जो अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको HYV सीड्स की ज़रूरत है, इरीगेशन की ज़रूरत है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. इन्होंने पहले यूज़ किया सबसे पहले. ठीक है, इंडिया के अंदर द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन. उन्होंने अपने ट्यूबवेल्स लगाए. ठीक है, HYV सीड्स यूज़ करे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे फार्मिंग के लिए. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स. ठीक है, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट. और इनको क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलनी शुरू हुई. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वर 1300 kg. जो पहले हम ट्रेडिशनल अपने वैराइटीज़ की यूज़ करते थे सामान वो 1300 kg थी. पर जैसे जैसे हम HYV सीड्स यूज़ करने लगे तो 3200 kg पर हेक्टेयर हमने जो है वो प्रोड्यूस करा. तो देयर आर अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. जैसे लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट टू HYV सीड्स यूज़ करने लगे तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा.
ठीक है। तो विल द लैंड सस्टेन, वो कहता है लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड आपका एक नेचुरल रिसोर्स है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, कि आपको लैंड को, आप लोग तो खेती बाड़ी से जुड़े हो, तुम्हें पता है कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी कम होगी, ठीक है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, वो कहते हैं जो भी आपके मॉडर्न मेथड्स हैं, ये HYV सीड्स वगैरह हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपकी लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। इन मैनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, आपकी सॉइल जो है जितनी उपजाऊ थी पहले अब उतनी नहीं है, ड्यू टू, क्योंकि हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्यूबवेल यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि पानी का जो हमारी अर्थ के नीचे जो भी पानी है, वाटर टेबल हमारा, वो भी कम हो रहा है। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स, वो कहते हैं कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी, ये भी हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक बार ये चीज़ें ख़राब हो गई तो हम इसको रीस्टोर नहीं कर पाएंगे, दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे को पूरे आगे भी एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसको ठीक रखने के लिए हमारे को इनको ठीक करना ज़रूरी है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पालमपुर, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, तुम्हें पता है कि फार्मिंग के लिए लैंड कितनी ज़रूरी है, ज़मीन कितनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, हमें पता है कि भाई हर एक बंदे के पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है कल्टिवेशन करने के लिए, ठीक है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़, मतलब अगर 450 फैमिलीज़ वहाँ रहती है तो उसका 1/3 मतलब 150 फैमिलीज़ जो हैं उनके पास लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड 240 जो है वो छोटी छोटी स्मॉल प्लॉट्स पे काम करते हैं, ठीक है, जिनके लेस देन 2 हेक्टेयर्स से भी कम उनके पास जगह है। तो कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर की फैमिली को इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है। तो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड मतलब फैले हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, प्लॉट्स हैं विलेजेस में, ठीक है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और ये स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो कल्टिवेट करते हैं। On the other hand, more than the half of the village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. कहता है इन पालमपुर 60 फैमिलीज़ ऑफ मीडियम, पालमपुर के अंदर 60 मीडियम फैमिलीज़ हैं, मीडियम और लार्ज फैमिलीज़ हैं, ठीक है, और हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. तो ये इसमें सिर्फ डाटा बताएगी कितने कितने लोग जो हैं वो इनके पास लैंड है, छोटी छोटी लैंड है, स्कैटर्ड लैंड है, या फिर ज़्यादा बड़ी लैंड है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी। अब देखो ज़मीन है पर लेबर भी चाहिए काम करने के लिए, तो फार्मिंग रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो अपने फील्ड को कल्टीवेट करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, मतलब जो आपकी ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, पूरा छोटे छोटे जो भी अपने लेबर हैं उनको हायर करते हैं, ठीक है, पूरा अपनी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए। तो फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़, या तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो या तो लैंडलेस फैमिली से आएंगे, या फिर जो छोटी छोटी जो जिनके छोटे छोटे प्लॉट हैं वो आएंगे। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, कि जैसे कि भाई एक फार्मर है जिसकी खुद की ज़मीन है, उसका तो पूरा अधिकार है ना कि भाई हाँ मेरी ज़मीन पे सामान उगाए तो उस पर मेरा अधिकार, मतलब उस बंदे का अधिकार है, बट जो काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है उस जो भी खेती हुई है। तो इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, उनको वेजेस मिलती हैं, ठीक है, उनके काम के लिए, चाहे वो कैश में मिले चाहे वो काइंड में मिले। कैश में मतलब आपको पैसा मिल गया उसके बदले, या फिर जो भी खेती अनाज उगाए वो दे देते थे। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो, उनको कभी कभी खाना भी मिल जाता था।
तो वेजेस वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वेजेस जो हैं वो दिहाड़ी जो भी मिलती हैं उनको, वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, आप किसके पास काम करते हो उसके ऊपर। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ड्यूरेशन है कि भाई पता नहीं कितना टाइम तक की काम मिल रहा है, पूरा साल तो काम नहीं मिलता है इसमें। तो अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, जो एक फार्म लेबरर है वो ज़्यादातर डेली बेसिस पे ही एम्प्लॉयर होता है, या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, ये ठीक है, और फॉर द होल एरिया। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर में वो काम करता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, उसको हमेशा जो है वो काम के लिए ढूंढना पड़ता था। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे, ठीक है, बट डाटा गेट्स ओनली 160, बट डाला गेट्स ओनली 160, गवर्नमेंट ने सेट किया था कि 300 रुपये पर दिन का मिलेगी दिहाड़ी, बट उसको सिर्फ 160 मिलता था। देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर बहुत कॉम्पिटिशन था, तो लोग जो हैं वो लोअर वेजेस पे भी काम करने को तैयार थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट इट सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, तो बहुत एक पीछे सिचुएशन दी होगी रामकली की, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, द कैपिटल नीड इन द फार्मिंग, फार्मिंग में भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें, तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, अपना कैपिटल अरेंज करते हैं सो दैट कि वो HYV सीड्स खरीद सकें, ठीक है। वो कहाँ से, लार्ज फार्मर्स से करते हैं, मनी लेंडर से करते हैं, विलेज के मनी लेंडर्स से, या फिर ट्रेडर्स के से, जो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, उनकी अपनी ही सेविंग होती है, तो वो अपनी कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं अपनी सेविंग से, ठीक है। आगे देखो, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मतलब लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड्स, अपने लैंड पे ही फार्मर ने जो है वीट प्रोड्यूस करी है, द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट, वो कहते हैं वीट जो है वो हार्वेस्ट होती है और प्रोडक्शन कम्प्लीट हो जाती है। वट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, वीट के साथ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो अपनी कंजम्पशन करते हैं, खुद से कंज्यूम करते हैं, जो भी पार्ट मिलता है उगता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, जिससे कि वो मार्केट में सेल करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके पैसे बढ़ेंगे और वो सस्टेनेबल यूज़ भी होगा। सस्टेनेबल शेयर मतलब, सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या होता है कि अपने लिए तो उगा ही रहे हैं पर बाहर के लिए भी उगाएं, बेचने के लिए भी उगाएं। जो ये सब मैं सिर्फ बता रही हूँ तुम्हारे को पैराग्राफ वाइज, इसको तुम अपने आप से भी रीड कर सकते हो, बट इसका मैं सम टोटल करके तुम्हारे को बता रही हूँ समरी के फॉर्म में, ठीक है। आगे है नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था शुरू में कि हर एक विलेज के अंदर कुछ फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं। नॉन फार्म मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। तो हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं। डेयरी, डेयरी क्या होता है, कॉमन एक्टिविटी है जो विलेजेस में करी जाती है, ऐसे ही पालमपुर में भी करी जाती है, जिसमें बफेलोज़ और अपने बफेलोज़ को फीड करते हैं ग्रास के साथ, ज्वार बाजरा के साथ, ठीक है, जो रेनी सीजन में बनाया जाता है। मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, और जो उससे गाय और भैंसों से जो भी दूध निकलता है वो क्या है, रायगंज में बेचा जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, वो भी आते हैं अपने सेंटर से मिल्क कलेक्ट करते हैं और फिर आगे ट्रांसपोर्ट करके आते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ, और ये तो हो गया आपका डेयरी फार्मिंग का, डेयरी का एग्जाम्पल हो गया एक नॉन फार्म एक्टिविटी। अगली जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर कुछ छोटी छोटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50% आर 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method and are done on small scale। या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्शन होना, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कैंडल्स बनना या फिर कोई भी छोटे छोटे काम जो हैं स्मॉल स्केल पे पालमपुर में होते थे, जिसमें छोटे छोटे फैमिलीज़ जो हैं वो होम बेस्ड काम होता था, जिसके अंदर जो है पूरी फैमिली लेबर लगती है और वो बाहर से लेबर नहीं हायर करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, खुद से ही प्रोडक्शन करते हैं। तो स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर हो गया, मतलब छोटी छोटी पैमाने पे कुछ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करना। उसके बाद है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट मैनी इन पालमपुर। मतलब जहाँ पे जो बिज़नेस था
पालमपुर के अंदर वो बहुत कम था, जो वहाँ पे शॉप्स वगैरह वो बहुत कम थी। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय, वो जो होल सेल में सामान लेकर आते थे सिटीज़ से और आके विलेजेस में बेचते थे। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स, जो भी अपने आसपास भी तुमने देखा होगा, वो भी यही होता है कि तुम बाहर कहीं से होल सेल पे सामान लेके आते हैं, फिर जो अपने आसपास बेच देते हैं। तो एक सिंपल सी स्टोरी है, जैसे हम एक गाँव की पढ़ते हैं, वही सब दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट कैसा था, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है ट्रांसपोर्ट भी। देर आर अ वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल in the transport services. They ferry people and goods. फेरी पीपल मतलब कि लोगों को उठाते हैं और एक से दूसरी जगह जो है छोड़ के आते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को, गुड्स को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसको इन टर्न उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स में ये बड़ा ही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी आपके स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं एक विलेज के अंदर, जिसमें हम ठीक है, और हमने इसके अंदर कुछ पढ़ा कि किस किस प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, और कैसे कैसे एक जो है पूरा गाँव का जो भी सिस्टम है वो चलता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और कैसे कैसे वो लोग पैसा अरेंज करते हैं अपने प्रोडक्शन करने के लिए। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।